with the new chapter name called Fire Insurance Claim. Okay. Now, what do you mean by fire insurance? Or what do you mean by insurance claim? I think it's very simple and common word. What is insurance claim? Right. कुछ डैमेज हमें इंश्योर करा हुआ है, कुछ डैमेज हुआ, इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग अप्लाई किया and we are going to get the amount back. Okay. You must have heard several times it is medical insurance. Okay. And if we are falling sick और हमने treatment कराया, so all treatment का certain amount is going to bear by insurance. Yes or no? What time आपने ये भी experience किया रहेगा? There is vehicle insurance और vehicle अगर accident हो जाता है या damage हो जाता है for certain reason, कि फिर उन लोग आते हैं, inspect करते हैं, they found कि हाँ ठीक है इतना repair cost है, this much amount is going to bear by insurance company. Yes or no? इतना पता है कि नहीं आपको? And that claim we are going to get it from insurance company. Okay? For whatever the amount we have paid as a premium. That is the concept of insurance claim. Similarly, here there is a damage due to fire. Okay? जो डैमेज हुआ है वो फायर की वजह से हुआ है, उसका इंश्योरेंस क्लेम करना है. Clear? And why they need us to learn this topic? Very simple. इतना लॉस हुआ, ठीक है, हम पेपर लेके जाएंगे कंपनी के पास, बोलेंगे कि ये लॉस हुआ है सर, उसमें से वो लोग वेरीफाई करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और जो भी सेटलमेंट अमाउंट है वो पे कर देंगे. हमको पढ़ने की क्या जरूरत है? प्लीज. लॉस पता है ना? वो तो बहुत सिंपल, उसमें लिखा रहता है, देयर इज अ फॉर्मेट. अगर मैं मेडिकल वगैरह में लिखो कि डॉक्टर का कॉस्ट कितना है, वेरी बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, डॉक्टर का कॉस्ट कितना है, मेडिकल कॉस्ट, मेडिसिन का कॉस्ट कितना है, रूम चार्जेस कितना है, सब बना हुआ रहता है, उसमें लिखते जाना है एंड टोटल लिख देना है. फिर वो लोग इंस्पेक्ट करेंगे. जी क्लेम पता करने के लिए. हाँ तो ठीक है ना, बट हमको पढ़ने की क्या जरूरत है? Do you think that you are going to be as an insurance company's agent and you are going to collect, value the claim amount? Is it like that? ये सारे जो परसेप्शन आप बता रहे हो, आप क्या समझ रहे हो? आप इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय हो, सामने वाले ने किसी ने क्लेम किया है, फिर आप वेरीफाई कर रहे हो और इतना अमाउंट सेटलमेंट का दे रहे हो, ऐसा आपका लग रहा है? Then you are wrong. We are not learning the topic by keeping purview you as a employee of insurance company or inspector of insurance company. No, it is not your job. Right? Of course, that also to be learned, but not in this topic. I was expecting this kind of answer. कि किसी को पता ही नहीं चलेगा why actually we need to learn the बैलेंस शीट में पता रखने के लिए कि इतने गुड्स परचेज हुए थे तो इतने डिस्ट्रॉय हो गए. बैलेंस शीट में परचेज मतलब समझ ले भाई, ये लड़की पागल है. बैलेंस शीट में F5 बीकॉम में अगर आके कोई बच्चा बोल रहा है परचेज, मतलब क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? मैंने तो नहीं सुना है. F5 जैसे से आपने सुना है बैलेंस शीट में परचेज? नहीं ना? मैं किस कंटेक्स्ट में बोला, जाके खतरों के खिलाड़ी देख, पता चलेगा तेरे को. वो भी एक इंजीनियर है. देखो इसमें क्या होता है ना, देयर इज अ फायर टुक प्लेस एंड व्हाट हैज हैपेंड, along with the goods we have lost all the records. वो भी जल गया.
मतलब आपको पता ही नहीं कि एक्चुअल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हाउ मच इट वाज. डिड यू अंडरस्टैंड? देन दे रिक्वायर्ड योर असिस्टेंस. अगर उसको पता है आग लगने से पहले इतने का स्टॉक था, उस दिन आग लग गया, इतने का स्टॉक जल गया, बोलेगा भाई इतना स्टॉक था, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, जल गया, इसका क्लेम दो. But we learned the topic when we lost along with the stock all our accounting documents. स्टॉक का तो नुकसान हुआ ही हुआ, मेरा सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स भी जल गया. अब अगर डॉक्यूमेंट्स जल गया तो बिजनेसमैन ढूंढ नहीं सकता है कि व्हाट वाज द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. देन दे रिक्वायर्ड यू अकाउंटेंट. फिर उनको आपकी जरूरत है कि भाई मुझे बताओ कि जिस दिन आग लगा उस दिन मेरे गोडाउन में या मेरे स्टोर में कितने का स्टॉक होता या कितने का स्टॉक होना चाहिए. अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस नाउ. ठीक है, तो उनको हमारी जरूरत है. एंड देन वी विल अप्लाई द लॉजिक ऑफ अकाउंटिंग. And in that logic, if we do not have anything, okay, चलो सब इस साल का जल गया, पिछले साल का तो बैलेंस शीट तूने रिटर्न फाइल किया रहेगा, ठीक है, उसमें से मुझे क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, that will be my opening stock. मेरा स्टॉक जल गया है, बट जिससे मैंने गुड्स परचेज किया है क्रेडिटर से, उसके पास सारा रिकॉर्ड है. या सपोज बैंक से पेमेंट किया है कैश परचेज का, यस और नो, उसमें सारा रिकॉर्ड है, उससे मुझे परचेज का रिकॉर्ड मिल जाएगा. ठीक है, जिसको मैंने गुड्स बेचा है, मेरा गुड्स जल गया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा रिकॉर्ड भी जल गया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर जिसको बेचा उसका तो नहीं जला है. उनसे पूछ लूंगा सारे डेटा से, भैया मैंने कितने का गुड्स आपको बेचा है, मुझे सेल्स का वैल्यू आ जाएगा. अगर कैश में बेचा रहेगा या बैंक के थ्रू बेचा रहेगा, बैंक में उसका एंट्री पोस्टिंग रहेगा बैंक स्टेटमेंट से, ऐसे करके ढूंढना पड़ेगा. एक्चुअल वैल्यू तो कभी नहीं आएगी, अप्रॉक्स वैल्यू हम ढूंढ के बता सकते हो टू आवर क्लाइंट. हम लोग क्या करेंगे, अप्रॉक्स एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर वी कैन गिव. एक्चुअल इट इज इम्पॉसिबल. अंडरस्टैंड? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट. All of us we know that trading account is to be prepared after year ending. ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, फिर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. दिस इज रफ, नॉट द फाइनल वन. इसलिए इसका नाम नॉमेनक्लेचर क्या देते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. कब से कब तक, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल डेट ऑफ फायर. कब से कब तक, जिस दिन से चालू हुआ और जिस दिन आग लगा, उतने पीरियड के लिए हम लोग सिर्फ रफ बना रहे. दिस इज नॉट माय एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट. अब देखो इसमें क्या क्या वैल्यू आ जाएगा आपके पास. टू ओपनिंग स्टॉक आएगा, कहां से आएगा, ये आ रहा है आपको आंसर. Two purchases. I'm talking about all. Cash, credit, purchase return, सब net purchase आएगा आपको. कैसे, अपने अकाउंट से नहीं, सामने वाले बैंक वाले के, क्रेडिटर्स के, उनके अकाउंट से सारा वैल्यू आ जाएगा.
बाय सेल्स। पता चलेगा अपने को सेल्स का वैल्यू आप ढूंढ सकते हो अपने रिकॉर्ड से नहीं, अपना रिकॉर्ड तो जल चुका है। किसके रिकॉर्ड से? डेटर्स के रिकॉर्ड से, बैंक के रिकॉर्ड से, कैश के रिकॉर्ड से। यस, तो अपने को सेल्स का वैल्यू आ गया। फिर अपने को एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट देना पड़ेगा। देखो ये सारी चीज में क्या होता था, क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता था, ग्रॉस प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर आता था। अभी तो क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक की स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर है, SOFD, ये तो है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट कैसे? प्रीवियस ट्रेंड रहेगा, यानी ऑन एन एवरेज मेरा कंपनी 30% प्रॉफिट कमा रहा है, 20% जो भी है, दैट विल बी देयर, दैट रिकॉर्ड वी हैव, बिकॉज प्रीवियस इयर्स रिटर्न्स आई हैव फाइल्ड। If we do not have 5 years का record, then whatever the last year's profit is there, that I will accept. If there is a 5 years return file or 6 years return file, then we will check. If the profit is in increasing trend, any 5, 10, 15, 20, then we can take 25. Okay? If it is in fluctuating trend, 5, 15, 10, 20, then it is fluctuating. Then in that case, average. If it is in decreasing trend, then also average. So to avoid all this complication, you always follow average. You always follow average. Okay? 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा? तीनों का टोटल डिवाइड बाय 3। 5 years का प्रॉफिट दिया है, ऑल 5 का टोटल डिवाइड बाय 5। सो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल जाएगा। ओके, योर ग्रॉस प्रॉफिट विल बी गिवन। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा बेटा? SOFD। बैलेंसिंग फिगर विल बी माय नॉट क्लोजिंग स्टॉक, SOFD ऑन डेट ऑफ फायर, SOFD। सर ये मेरा बैलेंस। अभी समझे आपकी जरूरत क्यों है उनको? क्यों एक अकाउंटेंट की जरूरत है? क्योंकि उसका गुड्स के साथ पूरा का पूरा रिकॉर्ड चल गया। अब बेचारा क्या करेगा? Then they will come to us and with our skill, ये हमारी स्किल है, हमको पता है कि अगर स्टॉक का कुछ मत बचे तो हम लोग कहाँ से ढूंढ के निकाल सकते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से। So we applied our logic which we have studied in last 2 years and we applied there and we got the value. The stock on date of file. This is only not the work of yours. इसके आगे थोड़ा और काम करना पड़ेगा। ये मेरा लॉस नहीं है। Then you have to calculate statement of loss। yes, statement or loss of stock। ठीक है, जो भी SOFD है आपके पास उसमें से सालवेज माइनस कीजिए। लॉस नहीं, सालवेज मतलब अभी पूरा का पूरा स्टॉक जल गया तो ठीक है, बट कुछ ऐसे स्टॉक बचे जिनको बेच बाच के रद्दी में कुछ पैसा आने वाला है, दैट इज नोन एज सालवेज। तो उतना माइनस हो जाएगा, जो बचा दैट विल बी माय अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ। ठीक है, यहाँ तक भी मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। मुझे उनको ढूंढ के बताना है कि भाई क्लेम आप कितना पैसा करोगे, कितने अमाउंट का क्लेम कर सकते हैं आप।
ठीक है. Then further we have to do a calculation for insurance claim. ठीक है. क्लेम के लिए क्या ढूंढना जरूरी है? पॉलिसी. लॉस तो ढूंढ लिया. पॉलिसी. यस, कितने का इंश्योरेंस कराया? ठीक है. पॉलिसी वाला कितने का इंश्योरेंस कराया? मतलब अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से चीट किया इन द सेंस, आप बोलते हो मेरे गोडाउन में 10 लाख का स्टॉक रहता है हमारे, तो वो क्या करेगा? 10 लाख का पॉलिसी बनाएगा, उस पर आप प्रीमियम भरोगे. आया ना? बट जिस दिन आग लगा उस दिन अगर आपका 20 लाख का स्टॉक था तो 20 लाख का लॉस नहीं देगा. क्यों? क्योंकि आपने झूठ बोला और आपने पूरा प्रीमियम दिया नहीं. अगर 20 लाख बोला रहता तो 20 लाख के हिसाब से लोग प्रीमियम कैलकुलेट करते थे. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपको उसका नुकसान झेलना पड़ेगा. बट अगर आपने 10 लाख का स्टॉक बोला था और जिस दिन आग लगी उस दिन आपके गोडाउन में सिर्फ 8 लाख रुपीस का स्टॉक था, तो आपको क्या होगा? पूरा प्रॉफिट नहीं होगा, पूरा का पूरा क्लेम मिलेगा. कुछ नुकसान तो हो ही गया, इसमें प्रॉफिट की कोई बात नहीं है. मतलब आपने सही बोला. सो इन दिस सिनेरियो द फर्स्ट केस इज नोन एज अंडर इंश्योर्ड, राइट, एंड द सेकंड केस इज नोन एज ओवर इंश्योर्ड. So if the over insurance things will be there, then amount of loss is equal to amount of claim. But if it is under insured, then you have to apply average clause. Okay? So over insured कैसे ढूंढेंगे? पॉलिसी into loss upon a SOFD is less than policy. है ना? स्टॉक ऑन रेट ऑफ फायर जो पॉलिसी अमाउंट है उससे कम है, देन इट इज नोन एज ओवर. एंड इफ देयर इज द गुड्स इज ओवर इंश्योर्ड, देन अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ claim is equal to amount of loss. But अगर उल्टा हो गया, if the SOFD is more than policy value, then it is called underinsured. And if there is a underinsurance, then we have to apply average loss. Okay, an amount of claim is equal to loss into policy divided by SOFD. This can be understood like this. Suppose, listen, जैसे मैंने आपको बताया, SOFD कितना था अपना? 8 लाख का, ठीक है? और पॉलिसी कितने का था? 10 लाख का. और जो लॉस हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक 6 लाख का था.
ठीक है? So in that case it is what? Over insured. ठीक है? Therefore amount of claim is equal to, amount of loss. yes, that is rupees 6. 6. बट मैं केस को बदल दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया। 10 लाख का गुड्स था, हमने पॉलिसी सिर्फ 8 लाख का लिया था, है ना? तो क्या हो जाएगा? अंडर Under insurance. insured, then it will be known as under insured। एंड अगर अंडर इंश्योरेंस है तो आपको एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है, ओके? देयरफॉर अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी। लॉस कितना था बेटा? 6 लाख। 6 लाख। पॉलिसी कितने की थी? 8 लाख। 8 लाख। एसओएफडी कितना था? 10 लाख। देखो कितना वैल्यू आता है। कैलकुलेट कर। मल्टीप्लाई करके वैल्यू दो। 4 लाख। अभी समझा आपको नुकसान कैसे समझ में आया? ये 6 का 6 गुड्स तो जला, सालवेज जाने के बाद 6 लाख का नुकसान हुआ। नुकसान के बाद भी पूरा पैसा मेरे को नहीं मिलेगा। मेरे को कितना मिलेगा? सिर्फ 4 लाख 80,000। ओके, these all details will be given in your question। आपको दिया रहेगा बिगनिंग ऑफ द ईयर, राइट? Salvages. The date of fire, everything will be given। If you know all this, easily you can calculate the loss। They may ask two things: either loss of stock on the date of fire, not the stock on date of fire, loss of stock on the date of fire, or they may ask the amount of claim from insurance company। Okay? If nothing is specified in the question, then we will always assume it is over insured। So amount of loss is equal to amount of claim। Any doubt as far as fire insurance claim is concerned? कुछ डाउट है? इसमें और एक छोटा सा चीज आएगा आने वाले दिनों में, पहले इतना सीख लो रिगार्डिंग एबनॉर्मल स्टॉक। अगर सारे ये सब नॉर्मल स्टॉक की बात करो, अगर एबनॉर्मल रहेगा तो उसका कैलकुलेशन ही अलग करेंगे। सब जगह से एबनॉर्मल स्टॉक निकाल देंगे, उसका प्लस ये नॉर्मल दोनों का टोटल ढूंढ के, दैट इज ऑल्सो नॉट। बट कंसेप्ट अगर आपको समझ में आती है तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो कंसेप्ट नहीं समझ में आएगी तो इट विल बी डिफिकल्ट। ठीक है? सो एंड नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद द